हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ दिन से हमारी क्लासें नहीं हो पा रही थी, किसी कारणवश 5-6 दिन से लगातार हमारी क्लासें बंद थी। पर अब क्लासें बंद नहीं रहेंगी। ठीक, अब क्लासें बंद नहीं रहेगी, अब प्रतिदिन की तरह हमारी क्लासें चलती रहेंगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि नष्ट समीकरण के बारे में हमने चर्चा की थी ना, नष्ट समीकरण के बारे में हमने चर्चा की थी और उसमें उसको हमने 2-4 उसमें के एग्जाम्पल भी कर लिए थे ना। तो उसी तरह आज की भी लेक्चर में हम जानेंगे कि नष्ट समीकरण के जैसे अर्धशैल अपक्रिया के बारे में हम बात कर लेंगे। अर्धशैल अपक्रिया के बारे में चर्चा करने के बाद हम गिब्स ऊर्जा पे बात करेंगे। ठीक, गिब्स ऊर्जा के बाद एक दो टॉपिक और है। बाकी ये जो है चैप्टर जो हमारा वैद्युत रसायन है, वैद्युत रसायन जो विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं या विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन कहते हैं, इसका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक काम करिए कि जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, जैसे हमारे पुराने साथी हैं उनको तो पता ही है कि इसमें हम प्रतिदिन 11th क्लास 12th की क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लास 12 वालों के लिए रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। पर जो नए साथी हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जो हमारी क्लास होती है इस जी रसायन नामक चैनल पे जो क्लासें चलती हैं वो क्लास 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए चलती हैं। ठीक, और वो भी यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यानी हिंदी मीडियम में जितने भी बोर्ड हैं सभी के लिए क्लासें सफिशियंट है, ये तो सबको पता है। पर एक चीज ये पता है कि आप लोग जब इस सेशन में आते हैं तो पेन और कॉपी लेकर जरूर आए। क्या है? पेन और कॉपी लेकर जरूर आए। ठीक, पेन कॉपी लेकर आने का मतलब ये है कि आप लोगों को जितना भी कुछ बताया जाए, जितना भी जीरो से हीरो तक जितना ही बताया जाए आपको सब क्या करेंगे, साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। नोट डाउन करने से क्या होता है कि आपका जब एग्जाम टाइम आएगा, जब परीक्षा की घड़ी आ जाएगी करीब, तब उसमें रिवाइज करने के लिए आपको समय मिल जाएगा। ठीक, और रिवाइज करने में आसानी भी होगी। ठीक, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर पेपर के टाइम में आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक, और एक तीसरी बात यह है कि जो इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से शेयर करें, इवेंट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी होने वाली हर इवेंट, हर सेशन को आपको 10 मिनट पहले ही पता चल जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक, तो ये सब रही हमारी चर्चाएं। और आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि नष्ट समीकरण जो हमने देखे थे उसमें के कुछ एग्जाम्पल हो गए थे, कुछ बाकी थे। ठीक, तो जो हमारा नष्ट समीकरण है, अगर हम नष्ट समीकरण की बात करें, नष्ट समीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें 2-4 एग्जाम्पल हो गए थे पिछली वाले लेक्चर में, और कुछ हम इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखेंगे समीकरण, क्योंकि समीकरण लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 5-6 नंबर आराम से बनते हैं सिर्फ नष्ट समीकरण। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से जो नष्ट समीकरण है, इसमें अर्धशैल अपक्रिया, संपूर्ण शैल अपक्रिया, इस सब के बारे में, गैल्वेनिक शैल अपक्रिया, इस सब के बारे में एग्जामिनर पूछता है। और हर हाल में, हर वर्ष, जैसे 2023 हो गया, 22 हो गया, 20 हो गया, इन सब में पूछे गए हैं प्रश्न। और इसमें 2024 और 2025 में भी लगभग संभावना है पूछे जाने। ठीक, क्योंकि 2024 तक पूछे गए हैं प्रश्न, तो इससे निश्चिंत रहिएगा कि सर यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, और हाँ, कुछ लोग एड्रेस पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ से हैं, तो उनको हम बता दें कि अगर आपको एड्रेस की जानकारी लेनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद चैनल के अंदर जाइए, अबाउट है। जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर पूरा एक क्या कहते हैं, विस्तार से बायोडाटा दिया गया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, बाकी कमेंट में आप लोग पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई से रिलेटेड संबंधित आप लोग कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मतलब अदरवाइज सब्जेक्ट पर कमेंट मत करिए। आपको जो कमेंट करना है क्लास के टॉपिक पर ही कमेंट करें। ठीक, तो चलिए आइए हम अपने आते हैं। जैसे कि अगर हम नष्ट समीकरण के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित अर्धशैल पर
कोई अर्ध शेल है और 298 केल्विन पर क्या करना है, इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, जैसे कि क्या है, अर्ध शेल में 298 केल्विन पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें, दिख रहा है ना, गणना करें। ठीक, अगर मान लीजिए पूछता है, अभी तक हम तो संपूर्ण शेल अपक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, अर्ध शेल अपक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो अर्ध शेल की अपक्रिया के बारे में मान लीजिए जैसे क्या दिया है आपके पास, Fe+2 दिया है। ठीक, क्या है, अर्ध शेल अपक्रिया, Fe+2 कितना है, 0.1 मोल दिया है। क्या है, F+2 क्या दिया है, 0.1 मोल दिया है, और क्या दिया गया है, उसके बाद में Fe दिया गया। ये क्या है, ये जो इतना छोटा सा दिख रहा है अर्ध शेल अपक्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर F2 क्या हो रहा है, F में बदल जा रहा है, यानी जो लो आयरन है, जो फेरम है, वो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है, उसके बाद ये फिर क्या कर रहा है, Fe में ही बदल जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। जबकि आपने सेलों में देखा है कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपचयन हो रहा है। और अपचयन किस पे होता है, हमेशा कैथोड पर होता है। क्या होता है, कैथोड पर। कैथोड जो हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एनोड और कैथोड, हमारे पास 2 क्या होते हैं, एनोड होते हैं, कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि जो एनोड होता है इस पे ऑक्सीकरण होता है। और अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड की चर्चा करें तो इस पे अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखिए F2 क्या हो रहा है, Fe में बदल रहा है, कहने का मतलब यहाँ अपचयन हो रहा है। तो इसका अगर हमें क्या करना है, अर्ध शेल अपक्रिया 298 केल्विन पर हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि हमें इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रोड विभव की गणना करना है तो हमने एक सूत्र के बारे में चर्चा किया था कि जो ई सेल माइनस इक्वल ई नोट सेल ना, माइनस में क्या होता था, माइनस की अगर हम बात करें तो माइनस में क्या होता, 203 यानी 2.303 करके होता है ना, क्या होता है 2.303 करके होता है, इंटू RT बटे में NF होता था, RT बटे में NF log Q होता था, ऐसे होता था ना, log Q होता था। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इनोड को नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर इनोड दिया ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव की गणना की बात कर रहा है, ना कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ सिर्फ हम ई सेल ही लगाएंगे, यहाँ भी ई सेल लगाएंगे। अगर इसका मान देता, अगर ई मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान देता तो हम उसको रखते, लेकिन जब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नहीं दे रहा है तो उसका मान नहीं रखेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। और यहाँ दूसरी चीज, जो यहाँ सेल है, यहाँ सेल ना लिखकर हम कैथोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम ई कैथोड इक्वल ई नोट कैथोड ऐसे लिखेंगे, माइनस में 2.303 RT अपान में NF log Q लिखेंगे। इसलिए इसको हम लिख रहे हैं क्योंकि ये अपचयन की बात कर रहा है। अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते तब तो एक सेल ही बन जाता, तब तो हम यहाँ सेल लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ अपचयन की बात कर रहा है, इसीलिए हम सिर्फ कैथोड ही लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि सिर्फ यहाँ पर हम कैथोड ही लिखेंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसको और अगर हम ले जाएंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर R जो होता है और T तापमान होता है, यहाँ पर 298 केल्विन दिया है। NF की चर्चा करें तो NF में भी इसको हम लिखेंगे, तो हमें N का मान पता करना है। इसमें पहली बात
n की मान। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हम Fe+2 लिखते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe में बदल जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान किया जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे E कैथोड इक्वल E0 कैथोड, माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 3 0 3, और R जो होता है गैस स्थिरांक होता है, R जो होता है गैस स्थिरांक होता है, जिसका मान क्या होता है 8 × 3 14। ठीक, क्या होता है, जो R होता है गैस स्थिरांक होता है, इसका मान क्या होता है 8.314 होता है। उसके बाद जो T है, तापमान जो है हमारे पास कितना दिया है 298 केल्विन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 298 केल्विन, बटे में क्या कर देंगे, अब n का मान जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं। ये जो अर्ध अपक्रियाशील है यानी अपचयन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब F की बात आती है, F फैरेड होता है, फैरेड होता है, और 1 फैरेड बराबर 9 × 500 कूलम होता है। कहने का मतलब 1 फैरेड बराबर क्या हो जाता है 9 × 500 कूलम हो जाता है। इसको लिखेंगे। इसके आगे अब हमें क्या लिखना है, लॉग। अब Q का मान हमें पता करना है। क्या पता करना है, Q का, जबकि हमने Q के बारे में आपको बताया है कि Q बराबर क्या होता है, उत्पाद की घात 1 कुछ भी होगी, यहाँ पर उत्पाद की घात मान लीजिए A हो सकती है, B हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, फिर नीचे क्या होगा, क्रिया कारक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उत्पाद और हम क्रिया कारक की बात करें, इसमें देखिएगा तो उत्पाद हमारे पास ये है, Fe उत्पाद है और एक क्रिया कारक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, कि क्रिया कारक इसमें Fe+2 है, और दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है, Fe, अब तो दिख रहा है Fe+2 इलेक्ट्रॉन, फिर Fe हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, क्रिया कारक है, क्रिया कारक। ठीक, ये क्या है, उत्पाद है। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो Fe इसके आगे कितने क्या है, 1 है, मतलब सिंगल डिजिट में है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1, बटे में क्रिया कारक में क्या है, क्रिया कारक में अगर हम बात करें तो Fe+2 है, Fe+2 घात 1 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आगे चलें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E कैथोड इक्वल E0 कैथोड -2.303 × 8.314 × 298 बटे में क्या हो जाएगा 2 × 96500। अब यहाँ देखिए Fe का मान जो है, अगर हम Fe की बात करें तो Fe जो है ठोस पदार्थ है। ठोस और तरल में, ठोस और द्रव की अगर हम बात करें तो इसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं ठोस और द्रव के स्थान पे। और इसके स्थान पे Fe+2 बराबर क्या दिया है, 0.1 मोल, 0.1 मोल दिया है ना। अगर हम 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये यहाँ पर 0 हट जाएगा, तो यहाँ नीचे 1 बचा। तो यहाँ log 10 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो log 10 बराबर होता है वो 1 होता है। तो देखिए आगे क्या चलता है इसमें, आगे फिर क्या हुआ, E कैथोड इक्वल E0 कैथोड माइनस, अगर इन सब पूरे की अगर हम चर्चा करें, अगर इन सब हम पूरे की चर्चा करें, इतना जो है, अगर इतने सब की हम चर्चा करें कितना होता है 2.5
0.059 करके आता है, यानी 0.059 होता है, 0.059 बटे में 2। अगर इसकी गणना करोगे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए यहां दिखेगा, यहां दिखेगा ना? यहां देखिए क्या है कि इक्वल में क्या है, 0.059 बटे में 2। इन सब की गणना करने के बाद अब देखिए, अगर यहाँ पर 5 है, 5 बाद 9 है, 9 के बाद क्या है कि ये संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इसको हम पूर्ण संख्या बनाने के लिए तो यहाँ से क्या करते हैं, 5 को हम 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 को 6 लिख सकते हैं, यानी 0.060 बटे में 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जब ऐसे इसको हम लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.03, और ये क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड। ठीक, अगर ई नॉट सेल की मान दिया होता तब तो हम उसकी गणना करते, बाकी इलेक्ट्रोड विभव में जहां तक दिया गया है उसको हम लिख दिए हैं कि ई नॉट कैथोड इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस 0.03। ठीक, ऐसे होगा कि ई कैथोड इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस 0.03 आएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक किसी को बात ना समझ में आई तो बताइए, हम इसको बताएंगे, हम इसको आगे और बताएंगे। ठीक, चलिए, अगर बात समझ में आ रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल को, इवेंट को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की, जो कि गिब्स ऊर्जा एक विशेष टॉपिक है इस विद्युत रासायनिक चैप्टर में। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम हटाते हैं। चलिए हटाएं, चलिए ठीक, हटा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम गिब्स ऊर्जा पर। ठीक, किस पे आते हैं हम? गिब्स ऊर्जा पे। चलिए अगर हम बात करें अब गिब्स ऊर्जा की, किसकी बात करें हम? गिब्स ऊर्जा की। अगर हम गिब्स ऊर्जा की बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल में गिब्स ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? विद्युत रासायनिक सेल में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है गिब्स ऊर्जा का। देखिए गिब्स ऊर्जा क्या होती है कि जैसे आप लोग क्या करते हैं कि कुछ कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ऊर्जा की अगर हम बात करें, कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। मान लीजिए हमें 10 किलो का भार उठाना है या 20 किलो का भार उठाना है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए, यानी ताकत होनी चाहिए, तभी तो हम उसे उठा पाएंगे। अगर ताकत नहीं रहेगी तो हम उसे नहीं उठा पाएंगे ना। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है? कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। किसकी? अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा विद्युत ऊर्जा भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो सकती है ना। थोड़ी है कि करंट से ही ऊर्जा लगाई जाए, मांसपेशीय बल भी लोग लगाते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी बहुत से कार्य किए जा सकते हैं ना। तो इन सब में है कि कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो विद्युत रासायनिक श्रेणी सेल है, गिब्स ऊर्जा जो है वो विद्युत पर आधारित है, यानी
विद्युत के द्वारा ही कार्य करता है। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा ही कार्य करता है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, वर्क को अगर हम देखें तो W से प्रदर्शित करते हैं वर्क को। ठीक, अगर ऊर्जा की हम बात करें तो ऊर्जा एक तरफ से आवेश होता है। जैसे आपने फोन को सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं फोन को चार्ज किया जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि फोन को आवेशित कर लिया जाए। चार्ज का मतलब ही है आवेश, और आवेश चार्ज दोनों का मतलब है ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, आवेश लिख सकते हैं ना। अब विद्युत है तो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभवांतर भी होता है ना, तो इसीलिए हम इंटू विभव भी लिख सकते हैं। किसी कार्य करने के लिए भी आवेश के साथ साथ विभवांतर विभव की भी जरूरत होती है। अब इसको थोड़ा अगर हम और ले जाएं तो W बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को हम B से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी विद्युत वाहक बल। अगर हम इसे विद्युत वाहक बल की बात करें, किसी सेल में लगाया जा रहा है, किसी सेल में अगर लगाया जा रहा है विद्युत वाहक बल, किसी सेल में अगर विद्युत वाहक बल लगाया जा रहा है तो इसको हम बी सेल भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि जो हमारे पास आवेश होता है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, इन सब की अगर हम चर्चा करें तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें हम, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, चार्ज अगर हम बोले तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आवेश की ही बात कर रहे हैं। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो 1.0 करके होता, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होता है, -19 होता है। क्या होता है, -19 आवेश। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का चार्ज कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -19 आवेश, इतना अगर है, यही बात है जो ऊपर लिखी गई है कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा। वही जाहिर सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने आवेश हैं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, जो एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, 1 m इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो एक मोल हो, एक इलेक्ट्रॉन पे जितने आवेश होंगे उसको इससे गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उससे गुणा करना पड़ेगा, और इसका मान जो होता है 6.023 इंटू 10 की पावर -23 होता है ना, 23 एक मोल बराबर होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी लगभग आएगा 9,500 कूलाम, 9,500 कूलाम आएगा। ठीक, क्या आएगा, अगर लगभग की बात करें तो 9,500 कूलाम आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हम एक फैरड भी कहते हैं, 1 F भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फैरड। 1 फैरड बराबर क्या हो जाता है, 9,500 कूलाम। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश चार्ज होते हैं, इतने, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.23 इंटू 10 की पावर 23 होता है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या होगा, इस पे चार्ज होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि एक फैरड बराबर 9,500 कूलम कहाँ से आया। अब अगर हम इस पे बात करें थोड़ा सा, ये कि इस पे अगर हम बात करें कि W कार्य जो करता है, क्यों आवेश, अगर B है विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल के लिए हम ई सेल भी लिख सकते हैं, ई सेल लिख सकते हैं। भाई W बराबर Q इंटू ई सेल लिख सकते हैं, क्योंकि Q जो है, Q आवेश है, और ई क्या है, ई क्या है कि ई सेल बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक, विद्युत वाहक बल। और देखिए अब इसको हम थोड़ा और अगर लिखें
तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, जब से Q के स्थान पे हम NFe लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश जो होता है अगर मान लीजिए एक क्या है 1 मोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 1F हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 1F हो जाएगा। अगर यहीं पर N मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो NF हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अगर NF इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो NF होगा। जाहिर सी बात है कि इस पर जो आवेश होगा पर आवेश कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पर आवेश। बात समझ में आ रही है कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1F है तो N मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। तो ये Q के स्थान पे होगा, किसके स्थान पे होगा, Q के स्थान पे। तो यहाँ पर NF E सेल ऐसे लिख सकते हैं, NF E सेल लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज देखिए, और एक चीज ये है कि जैसे वर्क जो होती है, टार्च जो होती है 2 तरह से कार्य करती है। अगर हम टार्च की बात करें, वर्क की बात करें तो 2 तरीके से कार्य करती है। एक तो मान लीजिए B निगेटिव होगा और एक जो है B पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ही भी हम बता रहे हैं कि ये जो होगा एक तो निगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब टार्च को क्या की जाएगी, आवेशित किया जाएगा, यानी टार्च को ऊर्जा दी जाएगी, ऊर्जा दी जाए, तब क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा। अगर टार्च से ऊर्जा ली जाए, यानी ऊर्जा ली जाए, तब क्या होगा, बी निगेटिव होगा। और यहां पर आवेशित किया जा रहा है, यानी गिव्ड ऊर्जा मतलब टार्च से क्या ऊर्जा ली नहीं जा रही, टार्च को ऊर्जा दी जा रही है। टार्च को जब भी ऊर्जा दी जाएगी तो यहाँ पर निगेटिव लगेगा, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं, गिव्ड ऊर्जा। अब देखिए गिव्ड ऊर्जा या क्या, W मीन्स क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ऊर्जा, वर्क जिसे बोलते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई। और जो क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले इसको दिया किसने, ये जो महाशय जिसने बताया कि गिव्ड ऊर्जा नामक कुछ चीज होती है, उनका नाम गिव्ड था। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, गिव्ड ऊर्जा कहते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा G से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल NFe सेल। इस बात को आप समझ गए कि डेल्टा G इक्वल क्या होगा, NFe सेल होगा, ठीक। तो ये रही हमारी गिव्ड ऊर्जा की जो क्या कहते हैं डेरिवेशन, यानी समीकरण जो था हमारा, ये है ओरिजिनल में हमारा जो समीकरण है ये निकल के आया है, गिव्ड ऊर्जा, ठीक। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल और बेहतरीन विस्तार से जानेंगे कि गिव्ड ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, गिव्ड ऊर्जा का कार्य क्या होता है ना। तो और सब चीज़ों को हम कल देखेंगे। बाकी आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी जारी रखें।